जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स लॉबी पे, जिसमें मैं अमित सिंह आपके सामने एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2018 क्लास 6 to 8 के पेपर लेकर आया हूँ, जो 9 दिसंबर 2018 को आयोजित हुआ था। ठीक है, देखिए सीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने पहले भी बताया था, आज भी बता रहे हैं कि प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और प्रैक्टिस साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी। तो 9 दिसंबर 2018 की प्रीवियस ईयर पेपर है और 6 to 8 है। देखिए 6 to 8 हो या फिर 1 to 5 हो, और साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं होते हैं, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होते हैं कह सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए इसी के क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, सृजनात्मकता की या फिर को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? तो हम जानते हैं कि सृजनात्मकता क्या होता है। ऐसी सोच होती है सृजनात्मकता जिसमें हम किसी एक समस्या को अनेक तरीके से हल करते हैं। हाँ, किसी एक समस्या को अनेक तरीके से हल करते हैं। जब नवीन तरीके से हम सोचते हैं, नए विचार ले आते हैं। हाँ, मतलब कोई भी परंपरागत तरीके से चला आ रहा ढंग या तरीका, उससे हटकर हम जब नया चिंतन मनन करते हैं, ठीक है, उसी को सृजनात्मकता कहते हैं। मतलब ऐसी सोच जो विविध सोच रखती हो। क्या रखती हो? विविध सोच रखती हो। मतलब ऑप्शन नंबर सी। हाँ, जो विविध सोच रखती हो, किसी भी एक प्रॉब्लम का, किसी भी एक समस्या का अनेक प्रकार से हल रखता हो, जो बहुत तरीके से सोचे, जो अलग-अलग तरीके से सोचे, परंपरागत ढंग से ना सोचे, परंपरागत ढंग से या तरीके से हट कर सोचे, उसे बोलते हैं सृजनात्मकता बोलते हैं उसे। हाँ, क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे उसे, क्रिएटिविटी बोलेंगे उसे, ठीक है? क्रिएटिविटी बोलेंगे या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलेंगे, विविध सोच बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत, विभक्ति विषयक नियम के अंतर्गत, वाक्यात्मक नियम के अंतर्गत या फिर ध्वनि संबंधी नियम के अंतर्गत। तो भैया किसी भी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को ध्वनि संबंधी नियम के अंतर्गत बनाया जाता है। भाषा की लघुत्तम इकाई भी क्या होती है? आपकी ध्वनि होती है। भाषा की लघुत्तम इकाई भी क्या होती है? ध्वनि होती है। हाँ, बस हो गया आपको यहीं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति में जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित, सामाजिक भाषा उद्धृत, संज्ञानात्मक पक्ष या सांस्कृतिक प्रभाव। भैया जब सोचने की प्रक्रिया हमारी किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित प्रक्रिया कहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत दिया हमारे वाइगोत्स्की महोदय ने। किसके दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। ठीक है, वाइगोत्स्की महोदय ने दिया कि जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है तो ऐसी स्थिति को भाषा निर्धारित प्रक्रिया कहते हैं। ये सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। जैसे मान लीजिए मुंबई के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, जब वो हमारी भोजपुरी भाषा को सुनते हैं तो उनके अंदर कुछ अलग से सोच आती है। भैया वाले को देखते हैं तो अलग सोच आती है। तो भाषा के आधार पर उन्होंने अपना सोच बना रखा है कि अच्छा ये यूपी है या बिहार वाले हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, इसका मतलब यूपी बिहार वाले हैं, तो गुंडा होते हैं, मवाली होते हैं। उन्होंने एक सोच बना लिया भाषा के आधार पर। ठीक है, वहीं पे आप इंग्लिश बोलते हैं यूपी बिहार के होते हुए तो आपके लिए अच्छा सोच है, उनको नहीं पता चलेगा यूपी के बिहार के हैं। तो उन्होंने भाषा के आधार पर अपना क्या कर लिया? अवधारणा बना लिया है। ठीक है, तो वाइगोत्स्की महोदय ने कहा जब भाषा के आधार पर जब कोई सोच निर्धारित हो रही है, जो सोचने की प्रक्रिया भाषा के आधार पर हो रही है, ठीक है, तो उसे भाषा निर्धारित प्रक्रिया कहते हैं। इसके अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्धारित भी करती है और प्रभावित भी करती है। मतलब जो आपकी संज्ञानात्मक विकास है उसे भी निर्धारित और प्रभावित करती है क्या? भाषा विकास। ठीक है, भाषा विकास। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक भाषा उद्धृत, नहीं सॉरी, भाषा निर्धारित यहाँ पे ए वाला एक सेकंड। ठीक है, ए वाला यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, ये कर देंगे भाषा निर्धारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है? अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर, किसके आधार पर? अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है, वह उपयोग किसका करता है? ठीक है, तो भैया अपने अनुभव और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण
परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। इस कार्य में वह शिक्षण की अनुमानी या फिर अन्वेषण विधि का प्रयोग कर रहा है। किसका? अनुमानी या फिर अन्वेषण विधि का प्रयोग कर रहा है। अनुमानी विधि या फिर अन्वेषण विधि के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो आर्मस्ट्रांग रहे हैं। कौन रहे हैं? आर्मस्ट्रांग रहे हैं। ठीक है। इस पद्धति की विशेषता है कि विद्यार्थी को अपने निरीक्षण तथा प्रयोग से स्वयं खोजना होता है। अध्यापक विद्यार्थी को बहुत से क्रियाकलाप बताते हैं, फिर विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं। इसे हम लोग खोजी विधि, अनुमानी विधि, हाँ, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अन्वेषण विधि बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा था। आगे देखिए, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग किसका करती है? वो किसका उपयोग कर रही है? तो भैया वो क्या कर रही है, मतलब इतना बड़ा कार उसे मिला है तो उसे छोटे छोटे खंडों में बांट दिया। तो छोटे छोटे खंडों में बांटने से उसको क्या हुआ कि वह उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। किसका? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का उपयोग कर रही है। देखो, जब कोई भी समस्या कठिन होता है आपके सामने, तो समस्या का समाधान प्राप्त करना आसान नहीं होता है ऐसे में। तो उससे आप क्या करते हैं, उस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको बुक ही पढ़ना हो, एक मोटी बुक हो तो आप मोटी बुक देख के अरे परेशान होते, अरे यार ये कैसे खत्म होगा, कैसे पढ़ेंगे। तो आप उसकी क्या करते हो, डिसाइड करते हो, चलो हम इसे छोटे छोटे खंडों में बांटते हैं। डेली 20 पेज पढ़ेंगे, डेली 15 पेज पढ़ेंगे। तो ऐसे मान लो 500-600 पन्ना है, तो आप देख रहे हैं कि आप उसे 2 महीने में ख़त्म कर दे रहे हैं 20 पन्ना के हिसाब से। हाँ, 20 पन्ने के हिसाब से 20 200, तो 400 20 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में आप खत्म कर दे रहे हैं। तो यही है ना कि जब कठिन समस्या आती है आपके सामने, तो उसे छोटे छोटे खंडों में बांट देते हैं। तो आप विश्लेषण विधि का वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। किसका? विश्लेषण विधि को वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। यह है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, इस समाज बता रहा है, तो समाज मतलब सामाजिकता। सिंपल से जानिए, समाज मतलब सामाजिक चीज हो गया। बस वही आंसर हो गया। लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता क्या है? एक सामाजिक अवतरण है। ठीक है, पकड़ने की भी कोशिश करिएगा एग्जाम टाइम में आप लोग। हाँ, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, तो इसका मतलब बताता है यह कथन कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। लैंगिकता का निर्धारण समाज द्वारा किया जाता है। समाज की जैसी प्रकृति होती है, समाज में लिंग भूमिकाएं भी उसी प्रकार होती हैं। जैसे भारत क्या है, भारत एक प्रकार से देखा जाए तो पितृ प्रधान देश है। तो यहाँ पुरुषों को ज़्यादा अधिकार है महिलाओं के अपेक्षा, जबकि महिलाओं को हीन समझाता है, छोटा समझाता है। देखिए पुस्तकीय ज्ञान बता रहे हैं, ऐसा है नहीं, नहीं तो महिला बहुत ताकतवर है आज के डेट में। अगला क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। तो ये ग्रेडिंग वोडिंग कब होता है? आप बताओ। जब कक्षाओं में बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि हो, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाया जाए, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन को गणन विधि से द्वारा समझाया जाए, या फिर परीक्षा के उत्तर प्रश्नों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के लिए। तो भैया जो आपको ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ, इस सब के सब, हाँ, ये सब के सब जो है ना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के उदाहरण हैं। ठीक है, ये आपका जो आंसर है आपका सी, अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि के उदाहरण हैं ये सब। हाँ, एक चीज और देखिएगा, उपलब्धि के आकलन को योगात्मक आकलन भी कहते हैं। यहाँ पे लिखते हैं उपलब्धि के आकलन को योगात्मक आकलन भी कहा जाता है। कौन सा आकलन? योगात्मक आकलन। ये भी ध्यान रखना तुम लोग, योगात्मक आकलन कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार के आकलन का प्रयोजन शिक्षक को छात्रों की उपलब्धि और कार्य प्रदर्शन की पहचान करने में सक्षम करना होता है। ठीक है, यह वर्ष के, हाँ, एक सत्र में या एक वर्ष में हो सकता है। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। हाँ, तो भैया अधिगमकर्ताओं मतलब सीखने वाले की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता कैसे करेगा? तो शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता को मूल्यांकन करने में, कक्षा में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, या फिर अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन के रिकॉर्ड रखने में। तो भैया अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही होगा आपका 8th का ए, बिल्कुल सही आंसर होगा आप सभी का। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, या समावेशी शिक्षा,
किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो भैया समावेशी शिक्षा भैया समता एवं समानता के अवसर पर आपका है, ठीक है। समता या समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में हम लोग दृष्टिबाधित बालक, मूक बधिर बालक, वंचित बालक, प्रतिभाशाली बालक, मानसिक बालक, हाँ सभी प्रकार विशिष्ट बालक, सभी प्रकार के बालकों को एक साथ एक छत के नीचे पढ़ाया जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल आसान सा है ये। समता और समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित होता है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में हम अलग अलग टाइप के बच्चों को एक साथ ही शिक्षा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष कब लागू हुआ? तो 16 दिसंबर 2016, ठीक है। देखो 2016 से ही आप लोग ये भी याद रखना कि 16 दिसंबर को, ठीक है। तो 16 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू हुआ। ये विधेयक 21 वर्ष पुराने दिव्यांग जो व्यक्ति ना उनका 1995 का स्थान लिया है। ये बस सिंपल सा था, कुछ है नहीं इसमें। चलो आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह व्यक्तिगत गतिविधियों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ठीक है, जहां शिक्षक कैसे होने चाहिए? विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो, या फिर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तो यहाँ पे सही आंसर ये हो जाएगा। भाई क्या होता है, जैसे आप बता रहे हैं कि व्यक्तिगत विविधताएं, जैसे क्या होता है, एक माँ की कोख से उत्पन्न हुए दो जुड़वे बच्चे रूप में आकार में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, उनकी बुद्धि कौशल अलग अलग हो सकती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से हमें पढ़ाना होगा, ठीक है। तो आपको 11th का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो ये भैया हो जाएगा, देखो 6 से 14 वर्ष जो हो जाएगा, इस 6 से 14 वर्ष जो होता है ना, इस सामान्य बालक के लिए हो जाएगा, लेकिन दिव्यांग बालक के लिए 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। और ये सामान्य वाला आपका आर्टिकल 21 में है आपका, और कब 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था, ये भी ध्यान देना। 1 अप्रैल 2010 से ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था, जिसमें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, लेकिन आपको वहीं पे दिव्यांग वाला देखा जाता है, दिव्यांग वाले में 6 से 18 वर्ष के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? तो भैया क्या होगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना हो जाएगी। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना है, ठीक है। क्योंकि बोलते हैं कि कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक होते हैं, और जिनके अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को सार्वभौमिक शिक्षण अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है, जिसमें सभी प्रकार के बालक आसानी से अधिगम करते हों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, प्लानिंग करना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित होता है। तो सभी के सभी भैया हमारे संज्ञान बोध में निहित होता है। किसमें? संज्ञान विधि में। स्वजागरूकता एवं फिर संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जिसमें योजना बनाना है, समीक्षा करना है, संशोधन करना है, सभी के सभी संज्ञान बोध में अंतर्निहित हैं। संज्ञान बोध के अंतर्गत छात्र विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों में संबंध बनाता है, नियमों को पहचानता है, समझता है उसे, समझ करके विभिन्न परिस्थिति का प्रयोग करता है, ठीक है। सिंपल था। आगे क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? अब देखो ना, पूर्व ज्ञान उन्हें है, और उन्हीं पूर्व ज्ञान के आधार पर नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोच रहे हैं तो उसे मूर्त सोच या प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल चिंतन कहते हैं। यह स्थूल चिंतन कहते हैं। बस सिंपल से कर दे इसे, मूर्त सोच 15 का हो जाएगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयाँ के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि क्या कही जाएगी? भैया मतलब अलग अलग जो सीखने वाले बालक हैं उनकी क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाई के अलग अलग स्तरों को ध्यान में रखते हुए अगर पढ़ाया जाए तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे? बस सिंपल सा क्वेश्चन था। तो भैया जब भी हम उनकी क्षमता के आधार पर कठिनाई के आधार पर अगर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे विभेदी अनुदेशन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विभेदी अनुदेशन विधि का प्रयोग करेंगे, जब बच्चों की अलग अलग क्षमताओं के आधार पर पढ़ाना होगा। हाँ, ताकि सभी विद्यार्थी अपनी क्षमताओं, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं आदि के अनुसार शिक्षण अनुभव प्राप्त कर सके, तो वहाँ पे हम लोग विभेदी अनुदेशन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपालन प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। अधिगम के चरण क्या है? पूर्ववर्ती है। तो भैया अगर बात करें, प्रतिपालन जो होती है जिसे बोलते हैं मेंटेनेंस, क्या बोलते हैं? मेंटेनेंस। ठीक है, अब मेंटेनेंस अधिगम का एक विशिष्ट चरण होता है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। क्या है? अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। इसमें भैया देखो क्या आता है, पहले प्रारंभिक अर्जन आता है। क्या आता है? पहले अगर देखा जाए तो प्रारंभिक अर्जन आता है, प्रारंभिक अर्जन आता है। फिर आएगा तुम्हारा उन्नत अर्जन। क्या आएगा? उन्नत अर्जन आएगा, उन्नत अर्जन आएगा। फिर तुम्हारी प्रवीणता आएगी। क्या आएगी? प्रवीणता आएगा तुम्हारे अंदर। फिर क्या आएगा? प्रतिपालन आएगा चौथे पे। क्या आएगा? प्रतिपालन। प्रतिपालन के बाद तुम्हारा क्या आना है? सामान्यीकरण आएगा, सामान्यीकरण आ जाएगा। ठीक है, और छठवें नंबर पर आएगा समस्या का समाधान। समस्या समाधान आएगा तुम्हारा। तो देखो ना, पहले प्रारंभिक अर्जन, उन्नत अर्जन, प्रवीणता, फिर आपका प्रतिपालन, और सामान्यीकरण के पहले क्या आ गया? प्रतिपालन आ गया। क्या आ गया? सामान्यीकरण के पहले क्या आ गया? प्रतिपालन। तो प्रतिपालन अधिगम का एक विशेष चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। हमारा सामान्यीकरण से क्या आएगा? पहले आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा। ठीक है, अगर लगा है, जजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। जजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, तो क्या होते हैं भैया? सब स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, एकदम सही है। जजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। जजोग के अनुसार संवेग का संज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जजोग ने कहा कि संवेग का संज्ञान पर कोई भी असर नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता है, और न ही संज्ञान का संवेग को प्रभावित करता है। ये दोनों स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रहकर मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की भैया प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। किसका? प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। वहाँ पे मॉडल दिखा के सिखा रहा है वो। जब पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन विधि सिखा रहा है, प्रदर्शन को सिखा रहा है, तो प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। प्रतिरूपण विधि में बालक किसी प्रतिरूप मॉडल के व्यवहारों का अवलोकन करके सीखता है, अधिगम से सीखता है। अगला क्वेश्चन है, मैनन और जैनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है कि बालक क्या है? सतर्क हैं। क्या है? सतर्क हैं एकदम पूरा। भैया सूची बना रहे हैं, समस्या का विश्लेषण भी कर रहे हैं, निर्णय भी ले रहे हैं, हाँ, फायदे और नुकसान के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? बालक बहुत ही सतर्क हैं। वो किसी भी समस्या के प्रति पूर्णतः सतर्क होकर अपने सम्मुख उपस्थित समस्या का समाधान कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे सूझ अंतर्दृष्टि सूझ को समस्या का समाधान खोजते हैं। ठीक है, तो सतर्क है भैया। फिर एक समस्या सुधारक बच्चा सौंदर्य बोध अमूर्त तार्किक सृजनात्मक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो भैया विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना मूल्यांकन भैया तार्किक आधार पर करेगा। हाँ, एक समस्या सुधारक बच्चा जो तार्किक विचार के आधार पर ही कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, वो समस्या पर तार्किक विचार करता है मतलब। ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है ऐसा बालक। जो तार्किक विचार के बालक होते हैं वो आगमनात्मक निगमनात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाएगा?
हाँ, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य या फिर ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो भैया जिस दिए हुए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं तो वो उसे उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहा जाएगा। किस प्रकार का? कंज्यूमर टाइप्स टास्क बोला जाएगा। ठीक है, कंज्यूमर टाइप्स टास्क बोला जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता प्रकार का कार्य वह होता है जिसे बच्चे स्वयं अपने उपयोग के लिए करते हैं, साथ ही उसमें उसकी रुचि होती है, उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और किसकी संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है? तो भैया गतिबोधक कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए? गतिबोधक। जब हम बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु तो दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों के प्रयोग के लिए, ठीक है, विभिन्न इंद्रियों के प्रयोग पर बल देता है। ऐसा माना जाता है कि इंद्रियां ही ज्ञान के स्रोत हो। ठीक है, आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, देखेंगे तो सभी के सभी देखिए विकेंद्रित विकास सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास सिद्धांतों को, सोपानी विकास के सिद्धांतों को, विकर्णी विकास के सिद्धांतों को। तो मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत या सामीप्यता विकास का सिद्धांत यह बताता है कि वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना और नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना और नियंत्रण होता है। यही कारण है कि बालक पहले हाथ और पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है तथा बाद में उंगलियों के संचलन में निपुण होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। ठीक है, मतलब जब बालक जब विकसित विकास कर रहा होता है तो सबसे पहले उसके सर का विकास होगा, सर के बाद उसके धड़ विकास होंगे, फिर उसके हाथ और पैर विकास करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखा जाए। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ पर प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का ही होता है। ठीक है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होगा, न कि शिक्षक का, गतिविधि का, दिनचर्या का नहीं भाई, प्रमुख स्थान वहाँ पे बच्चों का ही होता है। ठीक है, क्योंकि स्कूल समाजीकरण की एक ऐसी संस्था होती है जहाँ प्रमुख स्थान बच्चों का होना होता है। स्कूल की संपूर्ण गतिविधि, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, पाठचर्या, हाँ, शिक्षक, पढ़ने वाले बच्चे की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक विकास के लिए ही होती है। भैया हम बच्चों को ही केंद्र बिंदु बना के हर चीज़ तैयार करते हैं कि गार्डन, अच्छा गार्डन होना चाहिए, अच्छा झूला वगैरह होना चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए, गाड़ी की व्यवस्था बच्चों के लिए करते हैं, तो बच्चों को ही ध्यान में रख के करते हैं ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। भैया वहाँ पे सिंपल सा समूह की अनुरूपता का आप पालन कर रहे हैं। जैसा समूह कर रहा है आप वैसे ही कर रहे हैं, तो समूह की अनुरूपता का पालन कर रहे हैं आप वहाँ पे। ठीक है, आगे देखा जाए। किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास से किस चरण में आती है? तो अस्थायित्व की अगर बात कर रहा है तो पियाजे ने आपके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताएं। किसने? पियाजे ने 4 अवस्थाएं। पहले आप बात बताया संवेदी कामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, फिर पूर्व परिचालन अवस्था बताया जो 2 से आपका 7 वर्ष की होती है, फिर आपका मूर्त बता दिया, मूर्त 7 से 11 बता दिया, और औपचारिक बता दिया 11 प्लस बता दिया। ठीक है, अब इन चारों अवस्थाओं में पियाजे ने बताया कि संवेदी अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी कामक चरण में ही प्राप्त हो जाती है। बालक इस अवस्था में जान पाता है कि घटनाएं एवं वस्तुएं तब भी उपस्थित रहती है जब हमारे सामने नहीं होती हैं। हाँ, विकास की संवेदी कामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। मतलब जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत है, ठीक है, मतलब जब वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में हो तभी वो जान लेता है कि कोई चीज़ें जो हट जा रही हैं हमारे सामने से फिर भी हमारे सामने मौजूद रहती है, वो चीज़ें मौजूद रहती हैं, गायब नहीं होती हैं। मतलब वो चीज़ें पर्यावरण में हैं, इन्वायरमेंट में वो चीज़ें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षा, नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए आप लोग, मूर्त कर दीजिए इसको, संवेदी कामक अवस्था कर दीजिए, संवेदी कामक कर दीजिए इसे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है? तो भैया सब के सब भैया कोई भी शिक्षा कार्यक्रम योजना बनाया जाएगा बालकों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में
प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण होता है और शिक्षण की सभी गतिविधियां बालक को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किससे कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं? तो 18 से 24 महीने के बालक जो होते हैं छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं शब्दों को मिला करके। ठीक है, हाँ, देखो प्रारंभ में जो बच्चे होते हैं अस्पष्ट और भाषा विज्ञान की दृष्टि से अपूर्ण होते हैं। हाँ, कुछ नहीं बोल पाते, टूटे फूटे वाक्यों को बोलते हैं। हाँ, बाद में जब 18 से 24 महीने के हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो शब्दों को मिला मिलाकर वाक्यों को बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू की अवधारणा किसने दिया? बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू की अवधारणा किसने दिया? भैया बुद्धि लब्धि आईक्यू की अवधारणा किसने दिया, देखते हैं। देखो, जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुहलमान ने सन 1912 में, कितने में, सन 1912 में, हाँ, 1912 में मानसिक आयु या वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धि लब्धि या संक्षेप में आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया। परंतु आईक्यू का प्रयोग सन 1916 में टर्मन ने किया। किसने किया? टर्मन ने किया आईक्यू का प्रयोग। हाँ, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण के प्रकाशन के उपरांत ही प्रचलित हो पाया था ये। ठीक ना, तो भैया इसमें स्टर्न कर देंगे आप लोग, क्या करेंगे, स्टर्न करेंगे। आईक्यू की अवधारणा किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया। ठीक है, प्रयोग रहेगा, प्रयोग 1916 में हुआ इसका, तो बिने हो जाएंगे, टर्मन हो जाएंगे। लेकिन अवधारणा किसने दिया? तो अवधारणा विलियम स्टर्न ने दिया 1912 में ही। ठीक है, आईक्यू की अवधारणा स्टर्न ने दिया 1912 में। कब दिया? 1912 में। लेकिन आपका जब बोलेगा आपका टर्मन का, एक सेकंड, तो टर्मन की बात करें तो टर्मन ने फिर बिने ने, इन दोनों ने आपको 1916 में, कब, 1916 में इन्होंने केवल परीक्षण किया था। ठीक है, प्रयोग किया था इन्होंने। ठीक है, अवधारणा किसने दिया था? अवधारणा स्टर्न ने दिया था। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। क्लास कैसा रहा जरूर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। देखिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। डेली आप प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लगाते रहिए मेरे द्वारा, चाहे अपने बुक से लिया करिए। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, जय हिंद ऑल ऑफ यू।